गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग आज उस स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे जिसे हम बोलते हैं राजभाषा, क्योंकि अभी भाषाओं को लेकर पूरे भारत में विवादित स्थिति चल रही है। तो आप ये समझेंगे कि भारतीय संविधान भाषाओं के बारे में क्या कहता है, और भारतीय राज्य जो बना था वो भाषाई आधार पर बना था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप पूरा इस क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक है। एक भारतीय होने के नाते भी आपको इन प्रावधानों को जानना है, समझना है, ठीक है। तो नोट वगैरह नहीं करना, लगे तो फिर फोटो खींच लेना, या ये तो वीडियो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, आपको ये फोटो दिख रहा होगा व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो हिंदी है राजभाषा बना है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 भारत का संविधान सभा जो था वह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में एडॉप्ट किया है, अपनाया है ना। तो प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। यह जो 14 सितंबर था व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्म दिवस था। जो व्यवहार राजेंद्र सिंह हैं ये जबलपुर के राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी शामिल रहे, और एक हिंदी के साहित्यकार भी रहे। तो इन्हीं का जो 50वां जन्म दिवस था उसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, और प्रति वर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। हमें भाग 17 यह राजभाषा का प्रावधान करता है, और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसका प्रावधान है पूरा। तो अनुच्छेदों को हम क्रम से समझेंगे। भाग 17 को मुंशी एवं आयंगर जी के सिफारिश से संविधान में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 343 का। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है हमारी भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी व अंक अंतर्राष्ट्रीय होंगे। हमारे यहाँ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। अनुच्छेद 343 में इस चीज को बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अब राजभाषा का मतलब क्या होता है? एक होता है राष्ट्रभाषा। किसी भी देश में अगर कोई एक भाषा बोली जाती है, या वहाँ की 90% आबादी अगर किसी एक भाषा को बोलती है, समझती है, या उस भाषा में अगर कामकाज होता है, तो उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे हमारे भारत में, तो हमारा भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे कई राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अर्थात वो लोग जो है ना हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाया। संविधान में इस पर बहुत चर्चा हुआ, ये राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाया, लेकिन कामकाज का ऑफिशियल भाषा ये हिंदी बन पाया। तो ये जो हिंदी है वो राजभाषा है। आज भी हमारे शासकीय काम हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में होते हैं। उसका भी कारण आप समझेंगे, ठीक है। राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। हम जो लिखते हैं ना अ आ इ ई क ख ग, वो लिपि है, और वह लिपि है देवनागरी। और आप जब किसी भी दस्तावेज में अंक देखते हैं तो वो अंक है अंतर्राष्ट्रीय। हमारा जो अंक लिखने का तरीका होता है, हिंदी में अंक 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं। लेकिन आज भी प्रशासकीय आवेदनों पर, या आप सब भी जैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आप मैथ्स में 1 2 3 किस प्रकार का गणित को पढ़ते हैं? 1 2 3 4 यही वाला तो करते हैं क्या? यह अंतर्राष्ट्रीय अंक है, पूरी दुनिया के द्वारा इसी अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 343 में इसी बात का जिक्र है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अंक होंगे अंतर्राष्ट्रीय। अब उसके बाद फिर आते हैं अनुच्छेद 344 में। पूरा पहले अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा आयोग के बारे में। अनुच्छेद 344 में जिक्र है राजभाषा आयोग का। तो हमारी राजभाषा हेतु एक आयोग बनेगी, उस आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति ने आयोग का पहले बार आयोग का गठन किया था सन 1955 में। सन 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना था और उस आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। ये जो शख्सियत दिख रहे हैं आपको, यही है बीजी खेर। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में सन 1955 में राजभाषा आयोग बनता है। ये भाषाओं को लेकर अध्ययन करते हैं और पूरी समीक्षा करते हैं भारत का, कि भारत में क्या हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरे देश में मान्यता दिया जा सकता है क्या। तब फिर ये अपना पूरा रिपोर्ट रिसर्च वगैरह कर अपना रिपोर्ट सौंपते हैं 1956 में। और जब इनका रिपोर्ट संसद के पटल पर रखा जाता है तो उस संसद के पटल पे इनके रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए पुनः एक आयोग बनता है, संसदीय समिति बनती है। और यह संसदीय समिति जॉइंट समिति थी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग शामिल थे। लोकसभा में ज़्यादा सदस्य हैं तो यहाँ के 20 मेंबर आएंगे और यहाँ के 10 मेंबर आएंगे। इस प्रकार 30 सदस्यों की समिति थी। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत जी इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो हिंदी को लागू करने के लिए इनका जो प्रयास चल रहा था, संविधान को जब लागू किया जा रहा था ना सन 1950 में, तो बोला गया था कि अभी अभी हमको ये जो देश है भारत देश, ये अंग्रेजों के शासन से हमें मिला है। तो इससे पहले सारे कामकाज अंग्रेजी में हुआ करते थे। चाहे हम कानून बनाने का प्रावधान देख लें, चाहे उस न्यायपालिका का काम देख लें जो ब्रिटिश कालीन न्यायपालिका थी, सारे काम अंग्रेजी में होते थे। तो अचानक से भारत हमको मिला है तो पूरे भारत में सब लोगों को हिंदी आता भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, 15 वर्षों तक अंग्रेजी को चलने देते हैं। 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। 10 वर्ष बाद अंग्रेजी के जगह पे हिंदी को लागू कर देंगे। तो ऐसा 15 साल ऐसा एक डेडलाइन दिया गया था कि अंग्रेजी के जगह में आप हिंदी को शामिल कर सकते हो। तो फिर ये आयोग उसी चीज़ के जांच के लिए बना कि कैसे भाई हिंदी को हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस आयोग ने पाया कि ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद फिर राजभाषा अधिनियम बनता है सन 1963 में। राजभाषा अधिनियम बना 1963 में। और राजभाषा अधिनियम संसद के द्वारा बना है 1963। तो 1963 में ये चीज लिखा गया है कि जो कामकाज अंग्रेजी में चलता था वो निरंतर बना रहेगा, चलते रहेगा। तो यहाँ से हिंदी जो था वो पूरे भारत में 15 वर्ष बाद जो लागू होने वाला था 1965 में, वो नहीं हो पाया। और अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए, जब तक संसद कोई भी और उपबंध नहीं करेगी तब तक कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, ये प्रावधान किया गया। अब इसके बाद फिर देखते हैं अनुच्छेद 345, आर्टिकल 345। अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि प्रदेश की अपनी राजभाषा हो सकती है। प्रदेश की अपनी राजभाषा हो सकती है, हो सकती है। तो आप देखते हैं कि अलग अलग प्रदेश अपनी अपनी राजभाषा रखा है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 345 में जिस राजभाषा का जिक्र हो रहा है वो अनुसूची 8 से भी बढ़कर है। थोड़ा सा अनुसूची 8 समझ लीजिए आप, ठीक है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। वे भाषाएं जिनका प्राचीन साहित्य है, जो बहुत पुराने समय से परंपरागत चलती आ रही हैं, जिनकी अपनी खुद की मौलिकता है, वे भाषाएं, वो 22 भाषाएं अनुसूची 8 में शामिल हैं। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल नहीं है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी एक राजभाषा है। छत्तीसगढ़ बना था तो हमारी राजभाषा हिंदी थी। फिर 28 नवंबर सन 2007 को हमने छत्तीसगढ़ को, हमारे विधानसभा ने छत्तीसगढ़ी को भी राजभाषा का दर्जा दिया है। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर को, प्रतिवर्ष हम 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। लेकिन वो 22 भाषा में शामिल नहीं है।
तो इस अनुच्छेद में यही कहा गया है कि प्रत्येक प्रदेश अपना स्वयं का राजभाषा रख सकता है। वह राजभाषा अनुसूची 8 में नहीं है तो भी लागू हो सकता है। क्लियर है ना? तो ऐसी है। अभी हम अनुसूची 8 पढ़ेंगे और मैं अलग अलग राज्यों की भाषा भी बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 346। अब बात करते हैं अनुच्छेद 346 का। अनुच्छेद 346 कहता है पत्राचार की भाषा। किसकी भाषा? पत्राचार की भाषा। तो पत्राचार की भाषा से तात्पर्य होता है कि भाई एक राज्य को अगर केंद्र से काम पड़ गया और केंद्र को अगर किसी राज्य से काम पड़ गया, ये दोनों ही राज्य अलग अलग हैं। हम मान के चलते हैं कि ये है मध्य प्रदेश राज्य और ये है कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य और मध्य प्रदेश राज्य दोनों अगर केंद्र से पत्राचार करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, तो दोनों ही इंग्लिश में करेंगे। और मध्य प्रदेश अगर ऐसे राज्यों से पत्र व्यवहार करेगा जो हिंदी भाषी है, तो इसे ये हिंदी में कर सकता है। और ऐसा राज्य जो गैर हिंदी है, गैर हिंदी राज्य है, कर्नाटक में ऑफिशियल वर्क कन्नड़ में होता है और मध्य प्रदेश में ऑफिशियल वर्क हिंदी में होता है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा वाला राज्य हो गया और कर्नाटक कन्नड़ भाषा या गैर हिंदी वाला राज्य हो गया। तो अब ये दोनों राज्य आपस में किस भाषा में संपर्क करेंगे? तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा? इंग्लिश। हिंदी राज्य गैर हिंदी राज्यों से इंग्लिश में संपर्क करेंगे, जबकि हिंदी भाषी राज्य अगर हिंदी भाषी राज्य से ही कोई पत्र व्यवहार कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोई प्रशासकीय बातचीत कर रहा है, तो वो हिंदी में ही करेगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद फिर यही हम देखते हैं अनुच्छेद 347। ये छोटा सा अनुच्छेद है, यहीं पढ़ लो। अनुच्छेद 347। यहां पे मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का एक मैप है। अब छत्तीसगढ़ का ये प्रांत है बस्तर। अब बस्तर में आप जाएंगे, कांकेर के बाद जैसे आप नारायणपुर बीजापुर जाएंगे तो वहां उनकी बोली अलग है। वहीं आप बस्तर में जगदलपुर के अंदर जाएंगे तो वहां की बोली अलग है, वो लोग गोंडी बोली बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे कहा गया है कि अगर किसी राज्य के किसी अनुभाग में, ये हमारा अनुभाग है, हमारे छत्तीसगढ़ भाग का एक छोटा सा भाग है, इस अंचल की अगर कोई विशेष बोली है जिसका अपना खुद का एक महत्व है, तो राष्ट्रपति उसको शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता दे सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद फिर हम आते हैं, यहां पे हम देख लेते हैं अनुसूची 8 के बारे में, क्योंकि अभी अभी हमने राज्यों के भाषा के बारे में पढ़ा है। अनुसूची 8 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची क्या होता है? सबसे पहली बात तो यह समझो कि अनुसूची किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में आपको एक तो भाग देखने को मिलेगा, एक तो अनुसूची देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलेगा अनुच्छेद। तो जैसे आप पुस्तक खोलते हैं उसमें चैप्टर रहता है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, है ना? आप मैथ्स का ही चैप्टर खोलते हो, पुस्तक खोलते हो, चैप्टर 1 में बहुलक हो गया, चैप्टर 2 में अनुपात समानुपात, ऐसे जी। फिर उसमें भी अलग अलग प्रश्नावली होती है। तो भाग के अंदर भी खंड हो सकते हैं भारतीय संविधान में। जो शीर्षक होता है ना, जैसे भाग 1 में भारत देश कैसे बना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। फिर भाग 2 में भारत देश के नागरिक कौन होंगे, नागरिकता। फिर भाग 3 में उन नागरिकों के पास कौन कौन सा अधिकार होगा, मौलिक अधिकार। फिर भाग 4 में उन नागरिकों के लिए राज्य कैसे योजना बनाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद फिर भारत देश कैसे काम करेगा, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका, ये भाग 5 में मिलता है। फिर वैसे ही हर एक राज्यों के पास वैसा ही पावर रहेगा, क्योंकि भारत एक यूनियन है, राज्यों के पास भी ताकत है। ठीक है ना? तो भाग 6 में राज्यों के बारे में प्रावधान है। वैसे ही अलग अलग चैप्टर होते हैं, उसको भाग बोला गया है। जैसे अनुच्छेद, अब देखो अनुच्छेद, हर भाग में लगातार नियम है। जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, अर्थात 395 अलग अलग नियम थे। नियम 1, नियम 2, नियम 3, इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद लिख दिया गया है। अनुच्छेद 1
इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, इस प्रकार का शब्द लिखा गया है। तो वही नियमों को ही नंबरिंग दे दिया गया है जिसे हम अनुच्छेद बोलेंगे। अनुच्छेद एक बहुत बड़ा है अगर ऐसा देखोगे तो, क्योंकि अनुच्छेद एक में क्या है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, राज्य का निर्माण कैसे होगा, राज्यों का नामकरण कैसे होगा, सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को एकदम विस्तृत रूप से समझाया गया है संविधान पुस्तक के बाहर अनुसूचियों में। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आम जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है, विस्तार से जानना जरूरी है। उन विस्तार संबंधी बातों को अनुसूचियों में पैच किया गया है, अनुसूचियों में रखा गया है, ठीक है ना। तो ये होता है भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है वर्तमान में, लेकिन जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुसूची 8 में केवल 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। उसके बाद फिर लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल में 3 संविधान संशोधन होते हैं। जैसे भाषा को लेकर जो पहला संविधान संशोधन हुआ है अनुसूची 8 में जोड़ने के लिए, वो हुआ है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें अनुसूची 8 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसमें जोड़ा गया 3 भाषाओं को जिसको हम बोलेंगे ट्रिक से नमक। न से होगा नेपाली, म से होगा मणिपुरी और क से होगा कोंकणी। इसमें 3 को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें जोड़ा गया 4 भाषाओं को जिसको बोलेंगे बोडो मैस। बो से होगा बोडो जो कि असम क्षेत्र की बोली है, और डो से होगा डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर एरिया में बोला जाता है। मै से होगा मैथिली, बिहार क्षेत्र की भाषा है, और स से होगा संथाली, झारखंड और उड़ीसा के संक्रमित जनजाति क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस प्रकार आप देखिए 14 में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन भाषाओं के जोड़ से हो गया 22। तो आपको 22 भाषाओं का नाम भी याद होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं उन 22 भाषाओं को कहां कहां बोला जाता है। अब 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को आप ऐसे लिख सकते हो। इसके लिए एक ट्रिक का उपयोग करेंगे आप। कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा। ढोंगी संत को, ढोंगी संत को थैली में कोक व मणि मिला, मणि मिला। बाघ ने सीधे उड़ पंजा मारा, पंजा मारा। हिंदू बीड़ी की आस में तेल मल, आस में तेल मल। तो हम एक छोटा सा स्टोरी से ऐसी सामान्य सा स्टोरी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कोई सच बात नहीं है इसमें। इसको याद करने के लिए हम एक स्टोरी बना लेते हैं कि एक संत था जो जंगल में जा रहा था, उसको थैली में कुछ आभूषण मिलते हैं, कोक व मणि मिलता है। जब वो उसे उठाने जाता है तो वहाँ पे उसको बाघ देख लेता है और उस पर पंजा मारने की कोशिश करता है। तब ये इंसान अपनी भाषा में चिल्लाता है, और इसकी भाषा क्या थी? उर्दू और संस्कृत, ठीक है। तो ये जो एक आदमी सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह पी रहा होगा थोड़े दूर में, तो उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, तो इसके कान से तो उर्दू और संस्कृत तो गुजर गया, ठीक है। फिर वो आदमी को बाघ ने पकड़ लिया, और उस आदमी के साथ साथ में उसके पास जो थैली में मणि वणि रखा था वो भी बाघ अपने साथ लेके चले गया। तो ये बस हाथ मलते रह गया। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते। इसमें 22 भाषाएं हैं। जो एकल अक्षर है उसे आप छोड़ देंगे, ने को छोड़ के सारी की सारी एकल अक्षर को आप छोड़ देंगे। बाकी सब का अपना अपना एक मीनिंग है, एक भाषा है।
जैसे से को छोड़ दो, से को छोड़ दो, यहाँ पे को छोड़ दो, मे को छोड़ दो, उसके बाद फिर व को छोड़ दो, मे को छोड़ दो, की को छोड़ दो, ने को रहने देना बेटा, ने को रहने देना, बाकी सबको छोड़ देना, ठीक है ना। अब देखो कसम से होगा काश्मीरी, ऊ से उर्दू से होगा स्वयं उर्दू, संस्कृत को भी मान्यता मिला है, कन्नड़, कानपुरी नहीं है ना, वो कन्नड़ है, कानपुरी नहीं है शामिल इसमें, गुजराती, गुजरात से गुजराती, ढोंगी संत को थैली में को मणि मिला, ढोंगी से डोंगरी, संत से संथाली, थैली से मैथिली, कोक से कोकणी, गोवा क्षेत्र की भाषा कोकणी, मणि से मणिपुरी, और मिल से तमिल, ये मिल है ना, मिला, तो यहां पे है तमिल। बाघ से होगा बांग्ला, ने से होगा नेपाली, सीधा से होगा सिंधी, उड़िया, अब ये ओडिया हो गया ना 2011 से, पंजाबी, मराठी, मारा से मराठी, हिंदू से हिंदी, बीड़ी से बोडो, असम क्षेत्र की भाषा जो जुड़ी है, असमिया, तेलुगु एवं मलयालम। आप गिन लीजिए, ये पूरे 22 भाषाएं हैं इसमें। अब ये भाषाएं, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे देखो, केरल में जो ऑफिशियल भाषा का प्रयोग लाया जाता है, और केरल की बोली भी है और केरल की ऑफिशियल भाषा भी है, प्राथमिक। एक राज्य की एक से अधिक ऑफिशियल भाषा राजभाषा हो सकती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का हिंदी भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। लेकिन हम प्रायोरिटी के तौर पे देखेंगे पहला राजभाषा कौन कौन सा है, तो केरल का होगा मलयालम, केरल का क्या होगा मलयालम, तमिलनाडु का तेलुगु, तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का होगा तेलुगु, कर्नाटक का होगा कन्नड़, गोवा का अंग्रेजी है, गोवा में फॉरेनर हैं, पुर्तगाल से उनका संबंध है ना, तो इंग्लिश भी है और कोंकणी भी है, दोनों है गोवा में, ठीक है। तो इंग्लिश भी याद रखना और याद रखना कोंकणी। महाराष्ट्र का है मराठी, गुजरात का है गुजराती, यहां हिंदी दूसरी भाषा है गुजरात में, है ना, पहली भाषा है गुजराती। उड़ीसा का है ओडिया, पश्चिम बंगाल का है बांग्ला, या बंगाली भी बोलेंगे इसको, बंगाली बोल देते हैं, बंगाली। पंजाब का है पंजाबी। हिंदी भाषी राज्यों को मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत पे। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? 8। एक तो 7 सिस्टर रैया आ जाएगा, प्लस उसमें सिक्किम को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 8, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं इसको। सिक्किम में बोला जाता है लेप्चा, फिर नेपाली, इस प्रकार की बोली बोली जाती है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। नागालैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। मणिपुर का है मणिपुरी, और मिजोरम का है मिजो। त्रिपुरा का है कोकबोकोर, कोकबोरोक। त्रिपुरा का है कोकबोरोक। और बंगाल से नजदीक है बंगाल, बांग्लादेश भी इसके नजदीक में है करके, यहां पे बंगाली भी बोली जाएगी। बंगाली भी है ना, आसपास का प्रभाव रहता है। मेघालय का अगेन इंग्लिश। असम का असमिया हो गया, बोडो हो गया, हिंदी हो गया, तो ये असम में बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये जो राज्य हैं ये हिंदी भाषी राज्य हैं।
ये जितने भी राज्य बच रहे हैं ये हिंदी भाषी राज्य हैं। कश्मीर में उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, ये सारे भाषा के प्रावधान हैं। लद्दाख में हिंदी और इंग्लिश, ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश अंडमान निकोबार द्वीप में भी है। लक्षद्वीप केरल से नजदीक है तो इसमें भी मलयालम का प्रभाव रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी का, ठीक है। तो पुदुचेरी को अपन देखते हैं। पुदुचेरी की जो स्थिति है वो भारत के मैप में आंध्र प्रदेश में है यनम, केरल में है माहे। पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है। आंध्र प्रदेश में इसका एक जिला है यनम, केरल में इसका दूसरा जिला है माहे, और पांडिचेरी व कराईकल, ये 2 जिले मिलेंगे आपको तमिलनाडु में। तो ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है और तीनों राज्यों की अपनी खुद की एक भाषा विशेषता है। तो पांडिचेरी ने तीनों को अडॉप्ट कर लिया है। तो पांडिचेरी की राजभाषा, ऑफिशियल भाषा तेलुगु भी होगी, तमिल भी होगी और मलयालम भी होगी। और अगर यहाँ का जो प्रशासक है, अगर ये तीनों भाषा में अगर उसको नहीं जम रहा है शासकीय कार्य, तो इंग्लिश को अपनाएगा, तो इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये 8वीं अनुसूची में ये सारे प्रावधान हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 348 का। अनुच्छेद 348, इस अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान, कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही कैसे होगी एवं हाई कोर्ट में कार्यवाही किस भाषा में होगी। चाहे हम कार्यवाही बोले, चाहे इनका अधिसूचना वगैरह जारी करने का कोई भी कार्य होगा किस भाषा में होगा, तो सीधा सीधा लिखा गया है कि जब तक संसद कोई अनुबंध ना कर दे तब तक सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की जो कार्य की भाषा होगी वो इंग्लिश होगी, अंग्रेजी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले वगैरह होते हैं या वो जो भी सूचना वगैरह जारी करता है वो सारे के सारे इंग्लिश भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए एक प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश ही है, जब तक संसद कोई और अनुबंध ना करे तब तक, संसद जब तक कोई कानून बनाकर अंग्रेजी के जगह में कोई दूसरी भाषा लागू ना करे तब तक सुप्रीम कोर्ट के सारे कार्य इंग्लिश में होंगे। हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में है। हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट है। सबसे नया हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में है, अमरावती हाई कोर्ट। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी हाई कोर्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसको इंग्लिश आता होगा। अगर कभी किसी को, हमारे आसपास के लोगों को कभी किसी को हाई कोर्ट जाना पड़े, तो अगर हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे इंग्लिश में वहाँ पे वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रहा है, तो हमारे समझ में तो कुछ आएगा नहीं। तो हम चाहेंगे कि भाई पारदर्शिता हो, हमें भी क्या बातचीत हो रहा है जज और वकील के बीच में, हिंदी में होना चाहिए बातचीत। तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है, हाई कोर्ट में अगर कार्यवाही को हिंदी में करवाना है तो राज्यपाल को बोलना पड़ेगा। तो राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, हाई कोर्ट की कार्यवाही को हिंदी में करवा सकते हैं। हाई कोर्ट की कार्यवाही को किस में करा सकते हैं, हिंदी में या किसी और भाषा में। पूर्व अनुमति से हाई कोर्ट की कार्यवाही को किसी अन्य भाषा में, कोई भी भाषा ना, अगर केरल में मलयालम में कराना है तो भी राज्यपाल ही ये सब करा सकते हैं, अन्य भाषा में करा सकते हैं। यहां पे आपको संसद भवन दिख रहा होगा। अच्छा, संसद भवन में कौन से भाषा में कार्य होता है? भाग 17 में इसका कोई वर्णन नहीं है, यह भाग 5 का हिस्सा है संसद। लेकिन मैं यहां पे पढ़ा देता हूं। अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है संसद की कार्यवाही हिंदी एवं इंग्लिश में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 348 के बाद 349 में। अनुच्छेद 349 सुन लो।
भाषा संबंधी कोई भी प्रावधान करना है, सुनिए इधर, भाषा संबंधी कोई भी प्रावधान करना है तो उसकी शक्ति होगी संसद के पास, लेकिन भाषा संबंधी कोई भी नया कानून लाना है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। भाषा संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा किया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के भाषा को चेंज करना है, इस अनुच्छेद में चेंज होगा तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर संसद में बिल उठेगा, तब ये काम हो सकता है। तो आज भी भाषा में बदलाव करने की पूरी पावर संसद के पास है, लेकिन पहले किससे अनुमति लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। अब इसके बाद फिर आते हैं हम अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 यह कहता है व्यथा निवारण की भाषा। मान के चलते हैं कि आप सभी नासिक गए हैं महादेव का दर्शन करने, ठीक है? अब आप महाराष्ट्र में हैं, नासिक में हैं, महाराष्ट्र में, और आपके साथ कुछ स्कैम हो गया या आपका पैसा कौड़ी चोरी हो गया, कोई चोर लेके भाग गया, तो आप वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाएंगे। आप दुख में हैं, आपके पास तकलीफ है, व्यथा, तो आप अपनी तकलीफ को अपनी भाषा में शेयर करेंगे कि वहाँ पे मराठी में बात करेंगे? आपको मराठी आती है? नहीं आती है। तो अगर आप महाराष्ट्र में हो, आपको मराठी नहीं आती है, तो आप अपनी तकलीफ अपनी भाषा में बोलोगे। अब मान लो जिस थाने में आप जा रहे हो उस थानेदार को हिंदी नहीं आता, तो उसकी समस्या है, वो उसकी समस्या है, वो ट्रांसलेट करेगा, उसको जो करना है वो करेगा, लेकिन वो आपकी शिकायतों को सुलझाएगा। यही लिखा है अनुच्छेद 350 में, व्यथा निवारण की भाषा। कोई पीड़ित व्यक्ति को जिस भाषा में अपना शिकायत करने आता है, जिस भाषा में वो, कहीं पे भी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पुलिस थाना सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है। कलेक्ट्रेट में व्यथा को सुनाना है या कहीं पे भी आपको सुनाना है, तो आप अपनी भाषा में व्यथा को रख सकते हैं, अपने दुख का निवारण, अपने दुख को बता सकते हैं, उसका निवारण होगा, ठीक है? इसी अनुच्छेद 350 में अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। अल्पसंख्यक जिनकी आबादी भारत की कुल आबादी से आधे से कम रहती है, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। भारत में 6 माइनॉरिटी हैं, ठीक है? तो अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, और यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 350। और मैं बता दूं आपको, भारत में टोटल 6 अल्पसंख्यक हैं, जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, और एक हो गए मुसलमान। ये आपके पास 6 अल्पसंख्यकों का लिस्ट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? अब उसके बाद फिर हम आते हैं अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी के विकास के बारे में, ठीक है? हिंदी भाषा के विकास का निर्देश देता है ये अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश देता है। 10 जनवरी 1975, ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बात का है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 10 जनवरी 1975 में भारत के नागपुर में 30 देश वाले लोग आए थे। नागपुर में 30 देश के अतिथि आए थे, और 30 देश के अतिथि आपस में हिंदी को लेकर चर्चा कर रहे थे। विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में, उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसको आयोजित किया था। सन 2006 से हम प्रति वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं बच्चों 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। क्लियर है ना? अब देखो,
भारत का जो संविधान था, जो लागू हुआ था, वो मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर एक समिति भी बनी थी जिसमें 41 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 41। हिंदी भाषा को लेकर संविधान सभा में एक समिति बनी थी जिसमें 41 सदस्य थे, और उनमें से जो अध्यक्ष थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त थे। ये घनश्याम सिंह गुप्त हैं जो कि दुर्ग से संबंधित हैं, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। आपको ये व्यक्ति दिख रहे होंगे, ये इन व्यक्ति का नाम है बच्चों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम सुना है आपने? क्या किया इन्होंने? देखो, भारतीय संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था बेनेगल नरसिंह राव ने। उन्होंने संविधान सभा को सौंपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति बनाई। फिर उसमें अंतिम रूप से जो भी चीज़ें अच्छी हैं उसको रखो, और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा हैं या किसे रखना है किसे हटाना है, इसके लिए एक जिम्मेदारी सौंपी थी एक समिति को, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने सही प्रावधान को रखा और कुछ प्रावधान को अपने से और जोड़ा। इस प्रकार भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर बाद में उसको फेयर करने का जो काम होता है, अपने हाथ से लिखने का जो काम होता है, वो करने वाले व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो भारतीय संविधान की अंग्रेजी प्रति जो लिखी थी वो अंग्रेजी प्रति जो थी उसको लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये शांति निकेतन से संबंधित हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्कूल से शांति निकेतन से संबंधित हैं, है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, जो कि हस्तलिखित है। संसद भवन में वो रखा हुआ है ना, हीलियम बॉक्स में रखा हुआ है वो। और ये व्यक्ति हैं वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। अनुच्छेद 394 का अगर आप खंड क देखेंगे तो इसमें लिखा गया है संविधान का हिंदी अनुवाद। तो भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद हुआ है 58वें संविधान संशोधन 1987 में, इसको मान्यता दी गई है। और हिंदी अनुवाद को या हिंदी में भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति हैं वसंत कृष्ण वैद्य। भारतीय संविधान को हिंदी में इन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा रोचक तथ्य मिलेगा। ये जो हमारा भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय का भारत है ये, ठीक है ना। तो ये जो भारत है इसमें आप देखिए राज्य कितने बड़े बड़े हैं। मद्रास राज्य को देखिए, इतना बड़ा मद्रास राज्य, ये मद्रास राज्य है। उस समय मद्रास के जो मुख्यमंत्री थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सारे के सारे राजाओं ने भारतीय संघ में विलय होने के लिए विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया। अब भारत को एक संघ बनाना था, तो अब राज्य का गठन कैसे करें, इस पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने श्रीधर आयोग बनाया। श्रीधर आयोग पूरे भारत का निरीक्षण करता है और वो पाते हैं कि भारत को हम भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर बांटेंगे, अर्थात राज्यों का जो गठन होगा श्रीधर आयोग के अनुसार वो सांस्कृतिक आधार पर और भूगोल के आधार पर होगा। फिर जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल जेवीपी समिति बनती है। वो समिति श्रीधर आयोग की सिफारिश को जांच करती है और वो एकदम सही पाते हैं। तो दक्षिण भारत वाले लोग इससे नाराज हो गए कि यार भूगोल के आधार पे तुम कैसे बांटोगे, हमको भाषा के आधार पे राज्य चाहिए। तो फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी इग्नोर करते इन सारी बातों को, क्योंकि इनके पास तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, सीएम थोड़ी ना चाहेगा, चाहे वो भले बहुत बड़े नेता क्यों ना रहे। तो फिर एक व्यक्ति हैं, ये गांधीवादी नेता हैं, इनका नाम है पोट्टी श्री रामालू। इन व्यक्ति का नाम है पोट्टी श्री रामालू। इनके बारे में सुनिए थोड़ा। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इनका जन्म हुआ है, पोट्टी नामक गांव में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इनका जन्म होता है। इनका गांव था पोट्टी,
करके यहाँ के लोग अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद फिर इनका द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसमें इनका चयन होता है। और उस समय ब्रिटिश भारत में, ठीक है, ब्रिटिश भारत में इनका जो मंथली का सैलरी था वो 250 रुपये था। उस समय बहुत ज़्यादा था वो 250 रुपये, आज जैसे रेलवे इंजीनियर वगैरह को जो मिलता है वैसे था। उसके बाद फिर जब ये ड्यूटी कर रहे थे तो फिर अचानक इनकी माता का निधन होता है, फिर इनकी पत्नी का निधन होता है, तो फिर इनका मन नीरस हो जाता है, तो ये अपने नौकरी को छोड़ देते हैं। फिर 1930 में महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ जाते हैं, नमक सत्याग्रह से सविनय आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उसके बाद फिर साबरमती आश्रम में रहते हैं, तो साबरमती आश्रम में भाषा को लेकर कुछ लोग, अब वहाँ पे आश्रम ही तो है तो कुछ का कुछ बातचीत हो रहा है, तो इनको वहाँ पे भाषा संबंधी विवाद अच्छा नहीं लगा, तो फिर ये वापस आ गए। वापस आकर ये अपने क्षेत्र में दक्षिण भारत में मंदिरों में देखते थे कि भाई दलितों के साथ थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सभी वर्गों के लिए मंदिरों को ओपन किया जाए करके ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं और दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए अनशन करते हैं और उसमें कुछ सफलता भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये बहुत पहले से बोल रहे थे कि भाई भाषाई राज्य का मांग कर रहे हैं हमारे लोग, भाषाई राज्य का। सरकार इग्नोर कर रही थी इनके बात को, 3-4 बार इससे पहले ही अनशन कर चुके थे। सरकार बोलती थी वो आदमी ऐसे ही बैठता है, उसके बाद फिर उठ जाता है। इस बार लेकिन पोट्टी श्री रामालू रुकने वाले नहीं थे, ये लगातार बैठे थे और 56वें दिन ये कोमा में चले गए। 56वें दिन ये कोमा में चले गए। उसके बाद फिर 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 58वें दिन इनका निधन हो गया, मृत्यु नहीं बोलेंगे, महापुरुष निधन। 58वें दिन जब इनका निधन हुआ तो फिर पूरे दक्षिण भारत में तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वाले एकदम आक्रोश मचा दिए, है ना। बहुत बड़े स्तर पर दंगा फसाद हो गया। भाषाई राज्यों का जो मांग था वो एकदम चरम पे पहुंच गया। तब फिर उसके बाद फिर आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के जज कांजू साहब के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग की सिफारिश से, कांजू आयोग की सिफारिश से सितंबर 1953 में पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के लिए बिल पास किया और 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास के 11 जिलों को अलग करके आंध्र प्रदेश नामक पहला भाषाई राज्य का गठन किया गया। उसके बाद फिर दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। 1953 में ही बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। यह 2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। लगभग 9000 शिक्षित एवं राजनीतिक में जो एक्टिव थे उन लोगों से ये समिति मिलती है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो फजल अली हैं और इसके 2 साथी हैं हृदयनाथ कुंजरू, केएम पणिकर। ये 3 लोगों की समिति थी, राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य का गठन होता है इन्हीं की रिपोर्ट पर। तो ये ऐसा रहा, अर्थात हमारा जो भारत देश का जो राज्यों का जो गठन हुआ उस पे भी भाषाई प्रभाव दिखाई देता है ना। अब देखो अभी विवाद क्या है, इसको तो मैं ऐसे ही बताऊंगा। यह है उदयनिधि स्टालिन जो कि एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। एम.के. स्टालिन के पिताजी द्रविड़ मुनेत्र कड़कम उस पार्टी से, तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टी है उस पार्टी से वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर हैं और ये उनके बेटे हैं जो कि मंत्री हैं, ये है ना। तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने तो सनातन, हिंदी से तो इनको तकलीफ है ही है, इनको सनातन धर्म से भी तकलीफ है। डेंगू और मलेरिया से तुलना करते सनातन धर्म का। कर्नाटक में भी अभी विवाद चल रहा है, आप देखते हो ऑटो ड्राइवर वाला कन्नड़ बोलना पड़ेगा तो ऐसे वैसे करके बैंक की मैनेजर को
जाके बोला जा रहा है कि भाई कन्नड़ में बात करो, कन्नड़ में बात करो, नहीं मैं हिंदी में बात करूंगी, तो उसको फिर वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। महाराष्ट्र के नेता अब इनको हर हर हिंदी हीरो हीरोइन के पार्टी वार्टी में, मीटिंग वीटिंग में आपको दिख जाएंगे राज ठाकरे, ठीक है, किसी के शादी वादी में बिल्कुल हिंदी बातचीत कर दे। लेकिन जब अपनी पार्टी को दिखाना है, अब देखो इनका सत्ता बैठ गया था, ठीक है, अब इनको किसी न किसी मुद्दे से तो उभरना है, तो फिर इन्होंने मराठी भाषा का एक चोला पहन लिया और ये क्या बोलते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती। अरे कैसे नहीं आती, हमने तो कई बार इनको हिंदी बोलते देखा है, पूरे महाराष्ट्र भर में इन्होंने पोस्टर लगवा रखा है, और कोई आदमी हिंदी बोल रहा है तो फिर उसको चमका रहे हैं। प्रोडक्ट बेचने वाला, जहाँ खरीदने वाला मराठी में बोल रहा है, प्रोडक्ट बेचने वाला हिंदी में बोल रहा है, तो फिर उसको मराठी में बोलो, यहाँ रहना तो मराठी में बोलना पड़ेगा। अभी बीच में अभी पिज्ज़ा वालों को आपने देखा होगा, वो सारे के सारे जो मराठी करके चिल्ला रहे हैं, किसके अंदर में रहकर चिल्ला रहे हैं मालूम है? राज ठाकरे के अंदर रहकर चिल्ला रहे हैं। ये अगर बोल दे अपने अनुयायियों को तो फिर वहाँ पे मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर विवाद ना हो। तो इधर का तो चलो ठीक है, वो तो बहुत दूर है, शुरू से तमिल के साथ विवाद है, लेकिन महाराष्ट्र तो हमारे बगल में है क्या, वहाँ हिंदी को लेके थोड़े से विवाद चल रहे हैं। तो ये सब राजनेताओं का किया धरा है। पवन कल्याण जनसेना पार्टी इन्होंने बनाया है, दक्षिण भारत के जो हीरो हैं ये, है ना, चिरंजीवी के भाई हैं। तो इनका कहना है कि भाई अगर दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी भाषा से इतनी नफरत है तो इनकम के समय हिंदी का क्यों सपोर्ट लेते हैं, अपने मूवी का हिंदी में वो कराते हैं, अनुवाद कराते हैं, फिर उसको उत्तर भारत में रिलीज करवाते हैं, मनी अर्न करते हैं। आपको अगर त्यागना है तो पूरा ही त्यागो, या तो फिर उसको लेके चलो, है ना। तो ये सपोर्ट में है हिंदी के, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथी हैं, है ना, तो ऐसा है। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये तो खैर राजनीति में कुछ भी होते रहता है, पक्ष विपक्ष होते रहता है। हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम का। भारत में शिक्षा के लिए जो पहली समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था वो था कोठारी समिति। कोठारी समिति ने हिंदी को संपर्क की भाषा बनाने के प्रयास में 3 भाषा नीति दिया गया था कि पूरे भारत में 3 भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। संपर्क की भाषा हिंदी होगी, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी और एक क्षेत्रीय भाषा होगी। तो जैसे तमिलनाडु को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश पढ़ना ही होगा अपने यहाँ सिलेबस में, एक क्षेत्रीय भाषा में तमिल पढ़ना होगा, और साथ ही साथ संपर्क, भारत के साथ संपर्क होने के लिए हिंदी पढ़ना होगा। तो तमिलनाडु ने उस समय भी नहीं अपनाया, ठीक है। उसके बाद फिर वही शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 में बनती है, और नई शिक्षा नीति बनाने के लिए अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन साहब। तो अब हिंदी को थोपा नहीं गया, लेकिन यह कहा गया कि हम फिर से त्रिभाषीय शिक्षा को लागू करेंगे नई शिक्षा नीति में। तमिलनाडु ने 3 भाषा शिक्षा नीति को अपनाने से मना कर दिया, करके इनका जो 2400 करोड़ है इनका फंड, वो केंद्र सरकार ने रोक दिया। तो ये बोलते कि भाई 2400 करोड़ को, 2400 को क्यों, 24,000 करोड़ को रोक दोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप रोक दो, लेकिन हम 2 भाषा में ही पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। अच्छा, इनका भी कोई गलती नहीं, ये पूरे भारतीयों की गलती है भाई। अच्छा, आप में से आप लोग कितने भाषा में पढ़ाई किए हो बताओ तो, कितना भाषा जानते हो आप? जितनी समस्या तमिल वालों को हिंदी सीखने में है उतनी समस्या हमें तेलुगु सीखने में है, तमिल सीखने में है। आई बात समझ में? अच्छा, हमारे यहाँ भी शिक्षा नीति थी, 3 भाषा शिक्षा नीति थी, जिसमें एक हम हिंदी पढ़ते, एक इंग्लिश पढ़ते, एक संस्कृत पढ़ते हैं। लेकिन किसको आता है संस्कृत? टेम्परेरी, जैसे भारत में साक्षरता का मतलब एक भाषा को पढ़ना और ऐसे लिखना आ जाए वही साक्षर है ना, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही भाषा वाला है। तमिलनाडु ने सीधा मना कर दिया, नहीं भाई मैं 3 भाषा इन भाषा वाली नीति नहीं अपनाऊंगा। केंद्र सरकार ने बोला अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फंड नहीं देंगे, तो ऐसा है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंजन आयोग के सिफारिश पर जो नई शिक्षा नीति में भाषाओं को लेकर जो प्रावधान है वो कैसा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ना है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी रहता है, और एक रहता है आप अपने रीजनल भाषा बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे, और एक और कोई अन्य भाषा जो 8वीं अनुसूची में होगा, भारत की ही राजभाषा हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हिंदी पढ़ लें, तो ऐसा है ना। तो इसमें थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनाने से मना कर रहे हैं। अब देखो, यह है शास्त्रीय भाषा, हालांकि करण का चर्चा है। शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट आया है 2004 से।
ऐसा भाषा जिसका 1500 से 2000 पुराना इतिहास रहा हो, गद्य हो, पद्य हो या कोई अभिलेख हो, है ना, उसकी खुद की मौलिकता हो। जैसे कवि अपनी रचना, जैसे कोई कवि बोलता है कि इसकी रचना मैंने की, अर्थात तो इधर उधर से अन्य कवियों की कविता को नहीं चुराया रहता है, उसकी खुद की रचना होती है। वैसे ही कोई भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तब दिया जाएगा जब वह भाषा अपने आप में पूर्ण होगी, इधर उधर से मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि विश्वविद्यालयों में उसके लिए रिसर्च करने के लिए उसके लिए पीठ बनती है, और भाई किसी को सम्मान मिल रहा है तो वही उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 2004, हालांकि शास्त्रीय भाषा का मापदंड ये जो मैं बता रहा हूँ वो 2006 में आया, लेकिन पहला शास्त्रीय भाषा 2004 में ही तमिल को बनाया गया, 2005 में संस्कृत को बनाया गया। अभी हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषा हैं। 2024 से 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपका मराठी भी शामिल हो गया, बांग्ला भी शामिल हो गया, असमिया भी शामिल हो गया, और बुद्धकालीन पाली और प्राकृत, ठीक है, महावीर कालीन, बुद्धकालीन, पाली और प्राकृत, ये ऐसे हैं। तो दक्षिण भारत की भाषाएं तो है ही हैं इसमें, साथ ही साथ मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली, ऐसे हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसे आप लिख लेंगे, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। सो क्लास आज यहीं तक, ठीक है, ओके। समझ में आई सारी जानकारियां? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।